अब आते हैं हम नया टॉपिक, दैट इज इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, विच इज एक्यूमुलेशन फैक्टर। एक्यूमुलेशन फैक्टर, चलिए पहले समझ लेते हैं एक्यूमुलेशन फैक्टर होता क्या है। देखो, किसी ने 0 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया 5 साल तक के लिए, 0 पे इन्वेस्ट किया 5 साल तक के लिए, उसको अमाउंट मिलेगा 1 + i⁵ किसी ने 5 से लेकर 10 तक के लिए इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली बात है उसको भी a = 1 + i⁵ ही मिलेगा। ठीक है। किसी ने 3 से 8 के लिए इन्वेस्ट किया, उसको भी 5 साल के लिए 1 + i⁵ मिलेगा। इस a को, इस a को और इस a को देख के कोई ये बता सकता है कि ये 0 से 5 की इन्वेस्टमेंट थी, ये 5 से 10 की थी, या 3 से 8 की थी, या इन जनरल बात करूं तो t से t+5 भी अगर कोई करता तो 1 + i⁵ होता? तो कोई नहीं बता सकता था कि ये इन्वेस्टमेंट t से t+5 तक की है। यानी कि एक्यूमुलेशन फैक्टर जस्ट क्या करता है, वो इस चीज को बीच में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है कि देखने वाले को सिर्फ ए से नहीं मालूम चलता कि ये इन्वेस्टमेंट, ये तो मालूम चल जाता है इसको देख के कि 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, बट एक्यूमुलेशन फैक्टर की नोटेशन से हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि ये इन्वेस्टमेंट कौन से 5 साल की थी। तो इसीलिए एक्यूमुलेशन फैक्टर जो है हमें क्या बताता है कि अगर किसी ने t1 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया हो, t2 टाइम तक के लिए इन्वेस्ट किया हो, तो टाइम गैप कितना हो गया? t2 - t1 पीरियड्स हो गए। उसके पैसे बनते हैं 1 + i⁵t2 - t1। उसके पैसे बनते हैं 1 + i⁵t2 - t1। इसको हम सिर्फ a से डिनोट करने की बजाय इसको हम a t1 t2 से डिनोट कर देंगे। इसको हम सिर्फ a से डिनोट करने की बजाय a t1 t2 से डिनोट करेंगे। सो a1 t1 t2 को इन वर्ड्स क्या कहेंगे? मैंने यहां पर अभी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की है। ठीक है, मैंने यहां कंपाउंड इंटरेस्ट ले रहा हूं। सेम एक्यूमुलेशन फैक्टर सिंपल इंटरेस्ट में भी होगा, मैं अभी बताता हूं उसको। a t1 t2 1 + i⁵t2 - t1 है। सो a t1 t2 को इन वर्ड्स क्या कहूं? इसको मैं इन वर्ड्स कहूंगा, इट इज द accumulated value of ₹1 invested at t1 and repayable at t2। यानी किसी ने अगर t1 टाइम पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसको t2 टाइम पे क्या मिलने वाला है। ठीक है। सो एक तरह से ये 1 रुपये के रिलेशन में है, तो यूनिटरी मेथड हो गया ये। अगर मैं a0n करता तो वो क्या होता? 1 + i⁵n हो जाता। a0n को फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सिंपली an भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम an भी कह देते हैं। तो जहां पर an आ गया, इसका मतलब है कि इट इज एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ₹1 इन्वेस्टेड एट टाइम 0 एंड रीपेबल एट टाइम n। ये मैंने बात की अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस हो तो, ये मैंने बात की अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का केस लेके चलूं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का केस लेके चलूं, तो वैसे t1 t2 क्या होना चाहिए? फॉर्मूला क्या कहता है? 1 रुपये प्रिंसिपल था, c × 1 + i n होता है। n मतलब यहां पर मेरा t2 - t1 हो गया। मैं उसी फॉर्मूले से चल रहा हूं, याद रहे, c × 1 + i n की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 1 + i × t2 - t1 a t1 t2 हो गया। अगर मैं a0n कहता तो क्या होता? 1 + i × n हो जाता। ठीक है, a0n को मैंने क्या बताया? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम an भी कहते हैं, बट क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि आप सिंपल इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए जरा। 100 इज डिपॉजिटेड at time 3 and accumulated amount at time 5 is 120। हमें A35 निकालने को बोला है। Also find the equivalent rate of interest assuming time in years। हमें equivalent rate of interest भी कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जी किसी ने टाइम 3 पे 1 रुपया इन्वेस्ट किया। कितना? टाइम 3 पे उसने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और उसको 120 मिले। टाइम 3 पे 100 रुपये इन्वेस्ट किया, टाइम 8 पे उसको 120 मिले, सॉरी 5 पे 120 मिले। ठीक है। अगर कोई 1 रुपया इन्वेस्ट करता 3 पे तो उसको 5 पे क्या मिलता? A35 मिलता। कोई 2 रुपये इन्वेस्ट करता तो उसको क्या मिलता? उसको A35 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिल जाता। भाई अगर 1 रुपये वाले को 1.2 रुपीज मिल रहे हैं तो 2 रुपये वाले को 2.4 मिलेंगे, 10 वाले को 12 रुपये मिलने वाले हैं। तो 100 रुपये वाले को क्या मिल जाएगा? 100 इंटू 835। मिल कितना रहा है? मिल रहा है 120। तो हमारा A35 क्या हो गया? हमारा A35 हो गया 120 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1.20। A35 हमारा ये हो गया। अब हमें क्या बोला है? हमें बोला है A35 निकालो, निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर वैसे जनरल A35 की बात करें एज पर दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर A35 की बात करूं तो A35 क्या होता? ये होता 1 प्लस आई रेज टू पावर टाइम गैप, 1 प्लस आई रेज टू पावर टाइम गैप, 5 और 3 का डिफरेंस, इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.20 हो गया। इज इक्वल टू कितना दिया? 1.20। तो 1 प्लस आई क्या हो जाएगा? 1.20 रेज टू पावर हाफ। आई क्या हो जाएगा? जो भी इसकी वैल्यू आएगी -1, जैसे एग्जाम्पल के सपोज 9.2909 आ गया, कुछ भी आ जाएगा। सो दिस इज द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर कोई 3 टाइम पे 9.09% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी पैसा इन्वेस्ट करता 100 रुपए, तो उसको 5 साल के एंड पे 120 रुपीज मिल गए होते। ठीक, ये तो बहुत ही सिंपल सा केस हुआ, बहुत ही सिंपल सा केस हुआ। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट में, क्वेश्चन देखते हैं। एक ये देखो, जैसे थर्ड क्वेश्चन, T1 T2 हमें दिया है, ये वाला क्वेश्चन। e रेज टू पावर 0.07 T2 माइनस T1, हमें T1 T2 का एक्सप्रेशन दिया है, से e रेज टू पावर 0.07 T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस 1 अपॉन T1 प्लस 1 रेज टू पावर 0.03। ये एक्यूमुलेशन फैक्टर कैसे आया ये हमें अभी जानने में इंटरेस्ट नहीं है, बस दिया हुआ है। वैसे चैप्टर 3 में, सॉरी जो चैप्टर 5 है उसके अंदर हम देखेंगे कि एक्यूमुलेशन फैक्टर कैसे आता है। अभी सिर्फ ये मान लेते हैं कि ये एक्यूमुलेशन फैक्टर हमें दिया हुआ है। मुझसे अगर मान लो ये मांगा होता जी A38 निकालो, मैं सिंपली क्या करता? मैं सिंपली ये करता कि T1 की जगह पर 3 डाल देता और T2 की जगह पर 8 डाल देता। इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेता, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेता, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता। आंसर मेरा जो भी आता 1.2 पॉइंट्स जो भी आता, ठीक है, उसको मैं डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक साथ में लिख देता। तो ये मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर हो जाता। ठीक है, ये मेरा एक्यूमुलेशन फैक्टर हो जाता। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लो ये कहा जाता, इसी क्वेश्चन में मान लो ये कहा जाता कि A38 निकालो, निकाल लिया। किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे टाइम 3 पे, बताओ 8 पे उसको क्या मिलेगा? तो आप सीधा क्या करते, आपने जो A38 निकाल रखा है ना, उस A38 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू निकल आता कि अगर कोई 3 टाइम पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसको 8 टाइम पे कितना पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, चलिए एक्यूमुलेशन फैक्टर में एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज
प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होता है? देखो, अगर कोई टाइम 0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट करता और बोलता कि मुझे टाइम 3 पे क्या दोगे, हमने बोला 1 + i⁻³ देंगे। इसको एक्यूमुलेशन फैक्टर की टर्म में क्या कहोगे? A03 कहोगे। कोई कहता 3 टाइम पे मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 8 टाइम पे क्या दोगे? हमने बोला 1 + i⁻, टाइम गैप 5, यानी कि A38 देंगे हम तुम्हें, A38 देंगे हम तुम्हें। वो कहता है अगर मान लो मैं 0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट करूं, 3 पे सिर्फ एक बार आपके पास आऊं और मुझे मेरे पैसे दिखा देना बस। कितने पैसे दिखाओगे? हमने कहा A03। कहता उसी टाइम मैं उस पैसे को अगले 5 साल के लिए फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैंने कहा अब तुम्हारा प्रिंसिपल A03 हो चुका है, तुम इसको 3 से 8 के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, तो हम आपको इतना पैसा देंगे। यानी A03 तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया और इसको तुमने इन्वेस्ट करना है 3 से लेकर 8 तक के लिए, ठीक है। तो हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, यानी उसको फाइनली पैसा कितना हम देने वाले हैं? A03 × A38। एक और बंदा आया हमारे पास, कहता है मैं 0 पे 1 रुपया इन्वेस्ट तो करूंगा, बट 8 पे मैं सीधे ही आके आपसे मांगूंगा पैसे। हमने बोला हम तुम्हें देंगे 1 + i⁻8। वो कहता है ठीक है जी, इसको हमने A08 कह दिया। अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं है, यानी 0 से 3 तक जो इंटरेस्ट रेट था वही इंटरेस्ट रेट अभी 3 से 8 के बीच में भी था, यानी कि 0 से 8 तक इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या इस फर्स्ट पर्सन के अमाउंट में और इस सेकंड पर्सन के अमाउंट में कोई डिफरेंस आना चाहिए? कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि 1 + i⁻³ × 1 + i⁻5 मल्टीप्लाई करके 1 + i⁻8 ही आता है, ठीक है। ये 1 + i⁻3 क्या था? A03 था। 1 + i⁻5 क्या था? A38 था। और 1 + i⁻8 क्या था? A08 था। यानी कि 0 से 3 गए और 3 से 8 गए इज सेम एज कि हम 0 से 8 तक चले गए। 0 से 3 गए और 3 से 8 गए, इट इज सेम एज कि हम 0 से 8 तक चले गए। तो इस चीज को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो T1 से T2 गए, T2 से T3 गए। चलो मान लेते हैं हम 0 से गए थे, सपोज 0 से T1 पे गए, T1 से T2 गए, T2 से T3 गए, सो ऑन अप टू Tn-1 से Tn तक गए। तो फाइनली हम पहुंचे कहां? 0 से Tn पर पहुंचे, प्रोवाइडेड कि इन सब में इंटरेस्ट रेट कंसिस्टेंट है एंड जहां पे एक खत्म हो रहा है पीरियड, अगला पीरियड वहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसके बराबर होगा। इस कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल हमारा उन केसेस में होता है जहां पर हमें ना एक्यूमुलेशन फैक्टर का कोई एक्सप्रेशन दिया होता है एंड वो दिया होता है 0 से, सपोज A0 से लेकर T तक का मुझे एक्सप्रेशन दिया है, बट मुझे निकालना T1 से T2 का है। मुझे 0 से T का गिवन है और मुझे T1 से T2 का निकालना है, तो मैं इस प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल करके कर सकता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी के बेस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। It is known that the accumulation factor A0t is of the form A0t is equal to B1.1 plus CT square, where B and C are constant to be determined. 1000 0 टाइम पे इन्वेस्ट किया जो कि 1700 बन गया है टाइम 3 पे। हमें बताना है कि अगर 1 टाइम पे 1000 इन्वेस्ट किया होता तो 12 टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होती। चलिए पहले मैं आपको, जैसे गिवन क्या है, A0t is equal to 1.1 raised to t b into प्लस CT स्क्वायर, ये आपको वैल्यू दे रखी है A0t की। एक चीज मैं आपको पहले समझा दूं, A00 क्या होता है? A00 क्या होता है? A00 0 नहीं होता, A00 1 के बराबर होता है। A00 1 के बराबर होता है।
इसका लॉजिक समझ लो पहले। देखो 0 टाइम पे अगर आप 1 रुपी इन्वेस्ट करोगे, A0T क्या बताता है कि 0 टाइम पे अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो T टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जिस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे तो उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी ना। आप बैंक में डिपॉजिट कराओ 1 रुपया और उसी टाइम पे इधर डिपॉजिट किया, इस हाथ डिपॉजिट किया और दूसरे इंक्वायरी काउंटर पे आप जाके बोलो कि जी मैंने जमा करवाए अभी 1 रुपया, बताओ मेरे कितने पैसे बन गए। तो जो जवाब जो देगा वो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, बट सिंपल टर्म्स में वो क्या बोलेगा कि जी अभी आपने डिपॉजिट किया है तो अभी डिपॉजिट का अभी थोड़ी कुछ बढ़ जाएगा, टाइम तो दो उसको बढ़ने के लिए। सो 0 टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया है तो 0 पे उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो जब भी हमें 0T का एक्सप्रेशन दिया हो, सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, A001 लेके इसकी वैल्यू हमने इससे C तो हमारा 0 हो गया, यहाँ पे B इंटू 1.1 1 हो गया, तो B की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब B की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। फिर हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि टाइम 0 पे किसी ने 1000 इन्वेस्ट किया था तो उसका टाइम 3 पे 1700 बन गया है। तो 0 टाइम पे अगर 1000 इन्वेस्ट किया, 0 पे अगर 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो इतना बनता, 0 पे 1000 इन्वेस्ट किया तो इतना बना, मिला के बना कितना है 1700। तो हमारा A03 का वैल्यू क्या हो गया, 1700 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज 1.70। अच्छा, वैसे A03 अगर मैं A0T के एक्सप्रेशन में पुट करके निकालता तो क्या होता, B इंटू 1.1 to स्क्वायर 3 प्लस 3C इंटू 3 का स्क्वायर, ये होता। ठीक है, B की वैल्यू 1 है, A03 का एक्सप्रेशन की वैल्यू 1.70 है। सो 1 इंटू 1.1 to स्क्वायर 3 प्लस C इंटू 9 इज इक्वल टू 1.70 हो गया। तो इससे हमारी C की वैल्यू निकल आएगी। जब हमारे पास B आ चुका है, जब हमारे पास C आ चुका है, तो इसका हमारे पास A0T भी, B की वैल्यू 1 इंटू 1.1 to स्क्वायर T प्लस में C की वैल्यू पुट करके इंटू T स्क्वायर, ये हमारे पास आ चुका है। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि टाइम 1 पे इन्वेस्ट किया था कितना, टाइम 1 पे इन्वेस्ट किया था 1000, उसकी वैल्यू बताओ टाइम 12 पे क्या होगी। ठीक है, यानी कि अगर ये 0 से 12 पे पूछा होता ना तो मैं सिंपली क्या करता, A0T के एक्सप्रेशन में T की वैल्यू 12 डालता, मेरा A012 का आंसर आया था। बट मुझे A112 निकालना है, मुझे A112 निकालना है। यहां पर अब मेरा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी काम आएगा। मुझे पता है 0 से 1 जाना और 1 से 12 जाना इज सेम एज 0 से 12 जाना। 0 से 1 निकालना मेरे लिए पॉसिबल है क्या, जब A0T पता है मुझे, T की वैल्यू 1 डालूंगा, मेरा A0T निकल आएगा, A01 निकल आएगा। A012 निकालना पॉसिबल है, तो मुझे A112 निकालने के लिए जस्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे A012 को डिवाइड करना पड़ेगा A01 से, मेरा एक्सप्रेशन निकल आएगा। जो भी वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद 5 प्लेस तक मैं ले लूंगा और फिर मैं उस आंसर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कि 1000 रुपए की एक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरी, जो कि 1 टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था, 12 टाइम पे कितनी हो जाएगी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो 0 टाइम पे 4600 किसी ने इन्वेस्ट किया, उसको टाइम 10 पे 8200 मिला, तो हमारा 4600 इंटू A010 क्या हो जाएगा 8200। तो मेरा A010 का वैल्यू क्या निकल आया 8200 डिवाइडेड बाय 4600। चलिए ये हो गया ना। और मुझे कुछ ये, चलो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी जो भी निकली। साथ ही मुझे और गिवन है कुछ एक्यूमुलेशन फैक्टर मुझे कैलकुलेट करके दे रखे हैं, जैसे A09 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.8, A24 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.1, A27 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.32, A49 की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.45। मेरा टास्क है A710 निकालना। मुझे पूछा है A710 क्या होगा, तो हमें क्या करना है,
हमें देखना है क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है और उसके बेस पे हम जो निकालना है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेरे पास कंसिस्टेंसी ढूंढो कहां है, 2 से 4 है और 4 से 9 है और 0 से 9 भी है। तो अगर मैं 0 से 9 को देखूं, 0 to 9 देखूं, तो इट विल बी 0 to 2 इंटू 2 to 4 इंटू 4 to 9। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे मैं निकाल सकता हूं A02। चलिए मान लिया मैंने, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब 7 10 चाहिए। अब कंसिस्टेंसी ढूंढो, 2 से 7 दिया है और 0 से 2 भी दिया है, तो 0 से 2 जाना, 2 से 7 जाना एंड 7 से 10 जाना इज सेम एज 0 से 10 जाना। 0 से 10 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 से 2 यहां से निकाल चुके हैं, 2 to 7 मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब ये निकाल रखा है मैंने, ये दिया हुआ है, ये मैंने निकाल लिया है। इससे मेरा क्या आ जाएगा, A710 का मेरा वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो जैसे इंडिया के जो कोई अगर इंडिया से अपियर हो रहा हो तो इंडिया में ना मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपको सारी ये वैल्यूज दे दी जाएंगी और बोला जाएगा जी A710 क्या होगा, तो उसके बिहाइंड जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी आपको करनी पड़ेगी। बट आपको फाइनली जो लिखना होगा, आंसर लिखना होगा कि आपको जो आपका राइट आंसर है उसको चूज करके जो है उसका आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, सो A710 हमारा निकल आया।